नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह मान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी पानीपत, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय प्राध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी पहली पाठ्य पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का अंतिम अध्याय विकास पर चर्चा करेंगे। विकास को हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें से आज भाग 1 पर चर्चा होगी और विकास भाग 2 अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान का हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा जो विकास की समझ अब तक आपको है उससे एक अलग विशिष्ट समझ के बारे में विकास करना, विशिष्ट समझ आपके अंदर हो सके विकास के संदर्भ में। एक हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा विकास के वैकल्पिक तरीकों के बारे में, जो अब तक विकास के तरीके हैं क्या उनसे अलग भी कोई तरीका हो सकता है, उस पर चिंतन करने के साथ में हम इस पाठ का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान का क्षेत्र रहेगा विकास की सामान्य समझ और समस्याएं कौन कौन सी हैं और उनका क्या हल हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे विकास के वैकल्पिक तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, विकास का अर्थ हमारा मुख्य बिंदु रहेगा और विकास की चुनौतियां, उपलब्धियां और समस्याएं कौन कौन सी हैं उन पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, विकास की जो अब तक हमें समझ है उसके अनुसार अगर हम उदाहरण लेकर के चले तो मान लीजिए आपके विद्यालय की वार्षिक पत्रिका एक लिखी जानी है और वार्षिक पत्रिका के लिए हमने एक दूसरे स्कूल की नकल की है और उस स्कूल की नकल करते हुए हमने क्या किया है, हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य ने एक विद्यालय की पत्रिका के लिए जो जिम्मेदारी लगाई गई है वो कक्षानुसार लगा दी गई है और उस पत्रिका के अंदर कविता, क्रिकेट, संगीत, लेख, कार्टून, नाटक आदि को रखा जाना है। और जिम्मेदारी किस तरह से लगाई गई, जैसे कक्षा 9 के विद्यार्थियों को कविता के लिए निर्देश दिए गए, कक्षा 10 के विद्यार्थी संगीत के कार्यक्रम तैयार करेंगे, कक्षा 11 के विद्यार्थियों की जिम्मेदारी कार्टून के लिए लगाई गई और कक्षा 12 के विद्यार्थी नाटक का लेख जो है पत्रिका के लिए तैयार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर जिम्मेदारी लगाई जाएगी तो एक कक्षा के विद्यार्थी एक ही विधा के अंदर सहभागिता कर सकते हैं, दूसरे के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। और ऐसे में क्या उनकी विशिष्ट योग्यताओं का ध्यान रखा गया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कक्षा 11वीं का उदाहरण लें, क्या सभी बच्चों को कविता के अंदर ही रुचि होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ 9वीं कक्षा के विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते होंगे, क्रिकेट में बहुत रुचि रखते होंगे, क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ भी उनकी होगी और क्रिकेट पर जो है वो लेख लिखना चाहते होंगे, लेकिन उनको जिम्मेदारी किसकी दी गई? कविता लेखन की। तो इसलिए क्या उनके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का हमने प्रयोग किया? क्या उन्हें उस प्रतिभा का प्रयोग करते हुए पत्रिका को उसकी प्रतिभा का लाभ मिला? जी नहीं। इससे एक कक्षा में एक ही तरह के विद्यार्थी के होने से उसकी विशिष्ट रुचि का ध्यान नहीं रखा गया कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र के अंदर ज्यादा है। और अगर ऐसा रखा जाता तो पत्रिका जो है बहुत अच्छी बन सकती थी। अतः वार्षिक पत्रिका इस मॉडल को हम अपनाएंगे तो किस तरह की बनेगी? क्या बहुत अच्छी बन पाएगी? जी नहीं। बहुत अच्छी पत्रिका इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि विद्यार्थियों की विशिष्ट रुचि का हमने विशेष ध्यान नहीं रखा है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जिस तरह से पत्रिका की नकल हमने दूसरे विद्यालय को देखते हुए की है, उसी तरीके से विभिन्न देशों में भी विकास की नकल की है। और विकास की नकल किसकी की है? जो बहुत विकसित राष्ट्र हैं, जो विकास कर चुके हैं। विकास कर चुके राष्ट्रों की नकल करके विकसित राष्ट्र जो है अपने यहाँ पर उसी मॉडल को अपना रहे हैं। जिस तरह से अगर अमेरिका ने बहुत ज्यादा विकास कर लिया है और भारत में विकास के लिए हम प्रयासरत हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, और हम क्या करें कि जो अमेरिका का मॉडल है उसको यूं का यूं अपने भारत के अंदर हम लागू कर दें, तो उससे क्या संभावना होगी? क्या हम विकास कर पाएंगे या हमारा हाल भी वही हो, उसी तरह के विकास का होगा जैसा कि एक पत्रिका का हुआ था? जी हाँ प्यारे बच्चों, अमेरिका की नकल हम कैसे कर सकते हैं? अमेरिका एक बहुत अमीर देश है, हमारा देश उसके अपेक्षाकृत गरीब राष्ट्र है।
अमेरिका के वहां पर तो जनसंख्या बहुत कम है, हमारे यहां पर जनसंख्या उससे कई गुना ज्यादा है। अमेरिका के पास संसाधन बहुत है, हमारे पास संसाधन कम है। अमेरिका तो विकास कर चुका है, हम विकास के लिए प्रयासरत हैं। अमेरिका के अंदर उनकी भौगोलिक जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, हमारा भौगोलिक क्षेत्र जनसंख्या की अपेक्षाकृत बहुत छोटा है। तो ऐसे में उनके मॉडल को हमारे यहां पर लागू करेंगे तो क्या वो लागू हो पाएगा? क्या उसके परिणाम अच्छे होंगे? जी नहीं, उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। किसी दूसरे देश के मॉडल को अपनी देश में लागू कर दिया जाना यह पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। उसके उसी तरह से परिणाम नहीं मिल सकते जिस मॉडल के परिणाम अमेरिका में अच्छे रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारत में भी उसके परिणाम उतने ही अच्छे रहेंगे। अभी विकास के अर्थ के बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों, अक्सर यही समझ में आता है और यही आप सोचते होंगे, क्योंकि विकास कोई ऐसा शब्द तो है नहीं जो आज आपने पहली बार सुना हो। बहुत बार इसके बारे में सुना है आपने, बहुत बार इसके बारे में चर्चाएं होती हैं। राजनीतिक दल के जो व्यक्ति भाषण देते हैं वो भी विकास का ही भाषण देते हैं, मैं विकास करना चाहता हूं। गांव के अंदर इलेक्शन है तो वहां पर भी सरपंच का जो चुनाव होता है वो इसी बात पर होता है कि मैं गांव का विकास करना चाहता हूं। तो इसका मतलब विद्यालय के अंदर भी विकास की अक्सर चर्चा होती रहती है। इसका मतलब विकास को आपने सुना हुआ है और काफी कुछ आप समझते भी होंगे। तो विकास का जो अर्थ लिया जाता है, क्या वो इस तरीके से है कि एक छोटे बच्चे ने, शिशु ने जन्म लिया, उसके बाद वो घुटनों के बल चलना शुरू किया, उसके बाद वो 2 पैरों पर चल रहा है, उसके बाद वो रेस लगा रहा है, दौड़ रहा है, उसके बाद वो युवा हुआ है, किशोर होने के बाद युवा हुआ है, फिर वृद्ध हुआ है। तो इस तरह से वो बढ़ रहा है, लगातार उसकी आयु बढ़ रही है। तो क्या वो विकास कर रहा है? क्या विकास का यही अर्थ है? यह विकास का यह अर्थ है कि जिस तरह से हमने इतिहास के अंदर आदि मानव के बारे में पढ़ा है, आदि मानव जंगलों में रहता था, पशुओं के तरीके से रहता था, कच्चा मांस खाता था, ऐसे ही जंगलों में पशुओं के तरीके से घूमता फिरता रहता था। सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई कानून नहीं था। उसके बाद हमने समाज में रहना शुरू किया और विकास करके आज हम इतना विकास कर चुके हैं कि आज एक सभ्य मनुष्य है, एक सभ्यता है हमारी। हमारे लिए बहुत सारे नियम कानून हैं। हमने इतना विकास कर लिया है, जो मनुष्य कभी कच्चा मांस खाता था, जंगलों में रहता था, नंगा घूमता था, वो मनुष्य आज इतनी प्रगति उसने कर ली है कि मैं आपके पास भी नहीं हूं, फिर भी आप मेरे को देख पा रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं। कितना विकास कर लिया है। कंप्यूटर पर आप जो है पढ़ रहे हैं, आप टेलीविजन पर पढ़ रहे हैं, आप जो है बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है मुझको देख पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मोबाइल के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, बहुत दूर बैठ करके आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कम तरक्की है? क्या उस जमाने में ऐसा था? जी नहीं। ये कैसे किया? हमने विकास से तो संभव हुआ। तो इस तरीके से हम जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, हमने बहुत तरक्की कर ली है। चाहे यातायात के साधन है, चाहे कम्युनिकेशन संचार के साधन है, हमने हर क्षेत्र के अंदर बहुत तरक्की की है। तो ये तरक्की ही क्या विकास है? विकास का प्यारे बच्चों सामान्यतः जो अर्थ लिया जाता है, जो अब तक समझ में आता है, वो आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हो, देश में समाज का आधुनिकीकरण हो। ये 2 चीजें हो जाए तो उसको हम विकास कहेंगे। समाज का आधुनिकीकरण यानी कि समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, समाज के अंदर जो अंधविश्वास, ढोंग पाखंड है, उनसे अलग होकर के एक तर्क संगत समाज की स्थापना हो। एक तो ये, और दूसरा आर्थिक विकास हो। पैसा है तो सब कुछ है, पैसे को ही विकास का समानार्थक समझ लिया जाता है। तो आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण, क्या यही विकास है? नहीं प्यारे बच्चों, ये तो एक संकुचित विकास है। संकुचित विकास के अंदर हम सड़कें ले सकते हैं, यातायात के साधन ले सकते हैं, संचार के साधन ले सकते हैं, हम बांध, उद्योग, अस्पताल बन रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, अच्छी अच्छी रेलगाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे जो है संचार के साधन हैं। क्या वही केवल मात्र विकास हम उसी को कह सकते हैं? प्यारे बच्चों, यह समाज का छोटा नजरिया है। समाज में व्यापकतम नजरिया नहीं है। ये व्यापकतम नजरिए अनुसार समाज अगर छोटा नजरिए से देखेंगे विकास को, तो ये समाज के बहुत छोटे हिस्से को लाभ पहुंचाता है।
जनसंख्या का कुल थोड़े से अमीर आदमी हो सकता है, इस तरह के हो, थोड़े से व्यक्ति इस तरह के हो, थोड़ी सी जनसंख्या ऐसी हो जो इन सुख सुविधाओं का लाभ ले रही हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन और अच्छी अच्छी रेलगाड़ियां, अच्छी अच्छी सारी सुख सुविधाएं, अच्छे यातायात के संचार के साधन, तो वो बहुत थोड़े से लोग जो उसका लाभ ले रहे हो, लाभान्वित होते हो, और अन्य को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता हो। बहुत सारे समाज के लोगों का घर भी चला जाए, उनकी जमीन भी चली जाए, उनकी जीवन शैली परिवर्तित हो जाए, हवा पानी जो है सब खराब हो जाए, बिना किसी भरपाई के उनको खोना पड़े, तो उनको लाभ हुआ क्या विकास का? अरे उनको तो घर से उजड़ना पड़ा, उसका लाभ किसको हो रहा है? लाभ किसी और को हो रहा है। क्या उसी को हम विकास कहेंगे? विकास का व्यापक अर्थ प्यारे बच्चों है, विकास शब्द का प्रयोग उन्नति, प्रगति और बेहतर जीवन स्तर की अभिलाषा से किया जाता है। उन्नति हो, सभी की उन्नति हो, सभी की प्रगति हो, सभी का जीवन स्तर बेहतर हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम विकास कर रहे हैं। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ जो लिया जाता है, उसके अंदर आर्थिक विकास भी विकास के अंदर शामिल होता है, और एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में राज्य का विकास हो, राज्य के भी सारे तत्व हों और राष्ट्र के तत्व हों, एक भाईचारे से चलने वाला एक राजनीतिक राज्य हो, इस तरह के राज्य के रूप में अगर बढ़ रहा है तो वो विकास है। आर्थिक विकास हो रहा है तो वो भी विकास का एक हिस्सा है। राजनीतिक एकता और अखंडता देश के अंदर है तो वो भी विकास का एक हिस्सा है, एक तत्व है। और औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो भी विकास के अंदर ही शामिल होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण हो, राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक जो समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो लाल फीताशाही है या किसी प्रकार का भेदभाव है, तो वो पूरी तरह से बंद हो और राजनीतिक आधुनिकीकरण हो, राजनीतिक जागरूकता हो, राजनीतिक सहभागिता हो, ये जरूरी है विकास के लिए। राजनीतिक व्यवस्थाओं में जनसाधारण की सहभागिता बढ़े और लोकतांत्रिक संस्थाओं का, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विकास हो। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आना चाहिए, गतिशीलता हो, शक्ति संपन्नता हो, शक्ति हो देश के पास, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति बहुत तेजी से हो, बहुमुखी सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, और साथ में राजनीतिक स्थायित्व हो, उसको हम विकास कह सकते हैं। ये सारी चीजें विकास के अंदर शामिल होती हैं। केवल कुछ व्यक्तियों का विकास करने को हम विकास नहीं कह सकते। जब चहुमुखी विकास होगा और सभी लोगों का विकास होगा, गरीबों का भी होगा, अमीरों का भी होगा, समाज के प्रत्येक हिस्से का होगा, जनसंख्या के प्रत्येक जो है वर्ग का होगा, तो तब जाकर के हम उसको कह सकते हैं कि वो विकास है। प्यारे बच्चों, तो ये विकास हम इसको कह सकते हैं। विकास की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। डब्ल्यूजे मैकेंजी के शब्दों में विकास समाज के उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है। समाज का जो उच्च स्तरीय अनुकूलन है, समाज का जो ऊंचा हिस्सा है, उसके अनुकूल जो समाज का दूसरा हिस्सा भी हो, उसके प्रति अनुकूल होने की क्षमता को हम विकास कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिटलमैन ने कहा है कि विकास का अर्थ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का तर्कसंगत प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ाना है। सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति तो हमें करनी है, उसके लिए क्या करना होगा? विकास करना है, तो प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग हमें करना होगा, लेकिन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग तर्कसंगत ढंग से किया जाए, उसकी क्षमता को बढ़ाना ही विकास है। प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्न अधिकतर देशों में उठते हैं और वो विकास के संदर्भ में है। वो किस तरह के प्रश्न है, वो इसके अर्थ में शामिल किए जा सकते हैं। वो प्रश्न कौन कौन से उठते हैं? भारत जैसे विकासशील देशों के अंदर क्या विकास क्रम में लोगों के अधिकारों का सम्मान किया गया? लोगों के अधिकारों के सम्मान से मेरा तात्पर्य है, क्या जनता, अधिकतर जनता, विशेष तौर पर गरीब जनता, क्या उनके अधिकारों का सम्मान किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के अधिकारों को अनदेखा करते हुए और चंद लोगों के लिए जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई हो, विकास का लाभ दे दिया गया हो, कुछ को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा हो और बाकी लोगों को अपने अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया हो? ऐसा तो नहीं है।
कहीं विकास का लाभ और बोझ का उचित वितरण ना हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विकास का लाभ कुछ और व्यक्तियों को मिल रहा है और उसका बोझ, उसका खामियाजा किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है, समाज के दूसरे हिस्से को भुगतना पड़ रहा है। जो विकास का लाभ लेगा वही विकास का बोझ भी सहन करेगा, और दूसरा समाज का हिस्सा विकास का बोझ क्यों सहन करे जब उसको विकास का लाभ नहीं मिल रहा है। और विकास का लाभ सबको मिले तो विकास के बोझ का वितरण भी सभी के पास हो सकता है। तो इसका भी प्रश्न अक्सर उठता रहता है विकासशील देशों के अंदर। भारत जैसे देश के अंदर इस बात की भी अक्सर प्रश्न उठता है कि विकास की प्राथमिकताओं के फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए या नहीं लिए गए। लोकतांत्रिक तरीके का मतलब केवल विधान पालिकाओं द्वारा निर्णय करना नहीं होता। लोकतांत्रिक तरीके का मतलब होता है कि जनता उसके प्रति आक्रोशित तो नहीं है, जनता उसके प्रति नाराज तो नहीं है, जनता की कहीं ना कहीं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहमति है या नहीं है उस विकास के लिए जो विकास करना चाहते हैं। तो विकास के लिए जो फैसले लिए जाएं क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए हैं, इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर विकासशील देशों के अंदर, भारत जैसे देशों के अंदर उठते हैं। विकास की कुछ चुनौतियां हैं प्यारे बच्चों। जब हम आजाद हुए, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि उस समय बहुत ज्यादा गरीबी हुआ करती थी। और एक पिक्चर आप देख रहे हैं, क्या इस तस्वीर को आप देख करके ये कह सकते हैं कि उस टाइम हम बहुत ज्यादा गरीब थे, आज हम गरीब नहीं हैं? ये अब की तस्वीर है। तो विकास की जो चुनौतियां हमारे सामने थी वो कौन कौन सी चुनौतियां थी और अब हम किस स्थिति में हैं उस पर चर्चा करते हैं। क्या क्या चुनौतियां हुआ करती थी। अधिकतर देश प्यारे बच्चों 1947 में हम आजाद हुए, उस जमाने में हमारे साथ जो देश आजाद हुए वो कंगाल देश थे। भारत भी एक बहुत गरीब और कंगाल राष्ट्र हुआ करता था। जीवन स्तर हमारा बहुत निम्न था, निर्धनता बहुत ज्यादा थी, शिक्षा व्यवस्था लगभग ना के बराबर थी। जब हम आजाद हुए प्यारे बच्चों 12% एजुकेशन हुआ करती थी। 12% लोग भी केवल पढ़ना और लिखना जानते थे, उनमें से अधिकतर लोग। हायर एजुकेशन तो नाम मात्र की थी। चिकित्सा सुविधाएं दूर दूर तक गांव, कई कई गांव तक नहीं मिलती थी। गरीबी बहुत ज्यादा थी, कुपोषण की समस्या थी, एक बैलेंस डाइट नहीं मिलती थी। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी क्योंकि हमारे जो परंपरागत उद्योग धंधे थे वो समाप्त किए जा चुके थे, कुटीर उद्योग समाप्त किए जा चुके थे। तो सभी धंधे समाप्त होने के बाद बेरोजगारी थी, निरक्षरता बहुत ज्यादा थी, बुनियादी सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी थी। दूर दूर तक कोई पत्र पढ़ने के लिए दूसरे गांव में कई बार जाना पड़ता था पढ़वाने के लिए। पूरे गांव के अंदर एक व्यक्ति भी ऐसा कई बार नहीं मिलता था कि जो पत्र को पढ़ सके। तो पिछड़ेपन का कारण क्या था? पिछड़ेपन का कारण था उपनिवेशवादियों के फायदे के लिए संसाधनों का उपयोग, उनका उपभोग करना। दूसरे देशों का राज था, अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों ने जितने काम किए वो अपने फायदे के लिए किए। भारत के संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने देश को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने सारे कानून बनाए। तो इसलिए पिछड़ेपन का कारण उपनिवेशवादी व्यवस्था थी। प्यारे बच्चों, हमने कुछ कोशिश की, विकास के लिए प्रयास किया और कुछ उपलब्धियां भी हमने प्राप्त की। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण की बहुत सारी नीतियां बनी और आर्थिक उन्नति की गई, काफी आर्थिक उन्नति हुई। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पर अभी एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो एजुकेशन में हमने काफी उपलब्धियां हासिल की, आर्थिक उन्नति काफी की। गरीबी बहुत ज्यादा थी, आज इतनी गरीबी नहीं है। केवल 6 और 7% के आसपास जो है वो बहुत गरीब व्यक्ति रहते हैं, जो बहुत छोटी जनसंख्या का बहुत छोटा हिस्सा है प्रतिशत के हिसाब से। और समाज के आधुनिकीकरण की बहुत सारी नीतियां बनी, औद्योगिकरण बहुत विस्तार किया गया, उद्योग बहुत बढ़े, कृषि का बहुत विस्तृत रूप से विकास किया गया, कृषि बहुत बढ़ी, उत्पादन हमारा बहुत बड़ा, शिक्षा काफी जो है बढ़ी है। शिक्षा में आप देखते हैं कि पहले 12% थी जब हम आजाद हुए, और आज हम 100% के बहुत नजदीक जाने के लिए प्रयासरत हैं। सभी बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भारत के अंदर किया गया है। वो किस लिए किया गया है? ताकि हम 100% साक्षरता के आंकड़े को छू सकें।
तो इसलिए शिक्षा इतनी बड़ी है कि पूरे देश के अंदर जहाँ पर केवल 600 के आसपास 1947 में कॉलेज हुआ करते थे, वो जो है आज बढ़ करके जो है हर शहर के अंदर कॉलेज, कई कई कॉलेज देखने को मिलते हैं। यूनिवर्सिटियां बहुत कम हुआ करती थी। उस जमाने में केवल 25 यूनिवर्सिटी थी जब हम आज़ाद हुए। आज एक ही राज्य के अंदर 25 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटियां मिल जाती हैं, विश्वविद्यालय मिल जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत प्रयास किया है, बहुत विकास किया है। आधुनिकीकरण समाज का और उद्योगों का सभी का बढ़ा है। आधुनिकीकरण हुआ है, हम मॉडर्न हुए हैं, चाहे हमारी संस्कृति है, चाहे हम सुख सुविधाओं को लेकर के हैं, आधुनिकीकरण बहुत हुआ है। तेज आर्थिक उन्नति हुई है और तेज आर्थिक उन्नति का लाभ महत्वपूर्ण योजनाओं का सूत्रपात हुआ, महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, उनका सूत्रपात हुआ। लेकिन ये सारी उपलब्धियां हुई कैसे? या तो विकसित देशों की मदद से, उनकी कर्जे से जो है ये उपलब्धियां हम हासिल कर पाए। हम क्योंकि गरीब राष्ट्र थे, उनसे हमने कर्जा लिया, लंबी अवधि का कर्जा लिया। पंचवर्षीय योजनाओं की बहुत बड़ी श्रृंखला हमने बनाई। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए योजना बनती है कि हमने क्या क्या विकास करना है, क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने खेती बाड़ी को, कृषि को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया, योजनाएं बनाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, सरकार के द्वारा भी सार्वजनिक उद्योग भी लगाए गए और निजी उद्योग भी लगवाए गए सरकार द्वारा मदद करके। नंगल बांध है, इस्पात संयंत्र है, खनन है, उर्वरक उत्पादन है, कृषि के अंदर बहुत सारी तकनीकों का विकास हुआ। विज्ञान की ताजा तरीन खोजें हुई, विज्ञान ने बहुत तरक्की की, नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। आईआईटी खोली गई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोले गए, शैक्षणिक संस्थान बहुत ज्यादा देश के अंदर खोले गए, क्योंकि शिक्षा बढ़ेगी तो उसी से तकनीक बढ़ेगी, उसी से विज्ञान बढ़ेगा, वैज्ञानिक तकनीकें बढ़ेंगी और सभी क्षेत्रों के अंदर हम विकास कर पाएंगे। इनके सहयोग से विकास की प्रक्रिया समाज को अधिक आधुनिक और प्रगतिशील बनाएगी, ये उम्मीद की गई जब ये संस्थान खोले गए। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं एक तस्वीर। पहले इसी तरह से खेतीबाड़ी की जाती थी, 2 बैलों की जोड़ी होती थी, एक हल चलाने वाला होता था और वही जमीन को जोत करके उसके ऊपर फसल उगाते थे। तो प्यारे बच्चों, उसकी कुछ लिमिट थी। 2 बैलों की जोड़ी से और एक हल चलाने वाले से बहुत बड़ा एक क्षेत्र में आप खेती करना चाहेंगे, जोतना चाहेंगे तो आप नहीं जोत पाएंगे। तो इसलिए उन सब के लिए जो है वो खेती का पिछड़ापन था। आज क्या है? आज हमने इतनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है कि आज ट्रैक्टर है, बहुत ज्यादा है और ट्रैक्टरों से हम बहुत बड़े क्षेत्र पर भी बहुत अच्छे तरीके से हम खेती कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, केवल ट्रैक्टर ही नहीं, केवल जमीन जोतने के काम नहीं आता ट्रैक्टर जो है बोझ ढोने के भी काम आता है, जमीन को समतल करने के भी कार्य करता है और भी बहुत सारे कार्य जो है ट्रैक्टर से लिए जाते हैं। ट्रैक्टर ही नहीं, ट्रैक्टर के पीछे चलने वाले जो दूसरे औजार हैं वो भी बहुत ज्यादा उनका भी विकास हुआ है, उनकी भी तरक्की हुई है और कम खर्चे में हम बहुत बढ़िया खेती कर पाते हैं, बड़े क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली खेती कर पाते हैं। वो सब किस तरह से हो पाया है? विज्ञान की उपलब्धि से, हमारी तकनीकी उपलब्धि से हो पाया है। तो ये ही हमारी उपलब्धि है। प्यारे बच्चों, इस विकास की कुछ आलोचना भी की जाती है। वो किस तरह से की जाती है? भारत व अन्य देशों में विकास के लिए वित्तीय लागत बहुत ज्यादा आई, पैसे बहुत खर्च हुए और उसके लिए हमने क्या किया? 2 तरीके अपनाए। कौन कौन से 2 तरीके अपनाए? या तो हमने दूसरे देशों से कर्जा लिया या दूसरे देशों से हमने मदद ली, उसके बाद ही जाकर के हमने विकास किया है, विकास हम कर पाए हैं। तो इसलिए ये सब जो है दूसरे देशों के जो लंबी अवधि का कर्जा लिया गया, उसके लिए आगे की जो हमारी इनकम थी सरकार की जो आमदन थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन कर्जों को चुकाने के लिए हमें किस्त के रूप में देना पड़ा। उस कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए हमें उसकी उस इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ा। तो इससे आगे विकास के कार्य जो है वो रुक गए, धीमे पड़ गए और समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत बड़े बड़े बांध बने, बहुत बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई,
खनन के क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ, लेकिन ये सब के लिए कुछ लोगों को घर से विस्थापन भी तो हुआ, घर से उजड़े भी तो बहुत सारे लोग। परंपरागत आजीविका भी तो खत्म हुई है। परंपरागत आजीविका जो हर घर के अंदर जो कुटीर उद्योग होते थे, जो लघु उद्योग होते थे, जो परंपरागत उद्योग थे, कोई लोहे का काम करता था, कोई लकड़ी का काम करता था, कोई खेती बाड़ी का काम करता था, कोई तेल निकाल करके बेचने का कार्य करता था। तो ये परंपरागत जो आजीविका के साधन थे, ये समाप्त हुए हैं विकास के कारण। और संस्कृति का भी विनाश हुआ है, क्योंकि जब विकास करते हैं तो अलग अलग संस्कृतियां आकर के मिलती हैं, और जो उस क्षेत्र की संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं पर नुकसान होता है। प्यारे बच्चों, इन सब के लिए क्या हुए? आंदोलन हुए, घर से विस्थापन हुआ, परंपरागत आजीविकाएं खत्म हुई, संस्कृति खत्म हुई। तो उन सब को बचाने के लिए क्या हुए? फिर आंदोलन हुए, क्योंकि बांध का, उद्योग का, बिजली का, सड़कों का, भवनों का, विकास का कुछ लोगों को लाभ मिला और दूसरे लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जिन लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिन लोगों को उसका नुकसान हुआ, उन लोगों ने फिर आंदोलन किए। उसी तरह से एक आंदोलन को आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर चर्चा की गई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक आंदोलन चलाया गया, सरदार सरोवर परियोजना एक सरकार के द्वारा परियोजना थी। उसमें यह कहा गया कि सरदार सरोवर अगर बांध परियोजना लागू होती है, बांध बनाए जाते हैं, बांधों की श्रृंखला बनाई जाती है, तो उसका फायदा होगा, सबसे पहला तो बिजली पैदा होगी, दूसरा उसका फायदा होगा कि सिंचाई के लिए पूरा साल पानी उपलब्ध होगा, खेतों में उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई बढ़ेगी, और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध होगा। ये इसका लाभ होगा, सरकार के द्वारा जो लाभ बताए गए। और जो इस नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला रहे थे, जो आंदोलनरत लोग थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करते हुए कहा कि इससे जमीन डूबेगी। बांध बनेगा तो बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा होगा, उस पानी में जमीन का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो डूब जाएगा। 10 लाख लोगों का विस्थापन होगा। 10 लाख लोगों की आबादी है जो पानी के अंदर, जो जिनकी जमीन जाएगी, जिनके घर जाएंगे, और वो लोग उजड़ जाएंगे। और ये जो 10 लाख लोग होंगे, ये अधिकतर जनजाति और दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। और यह भी कहा गया कि इससे जंगल पानी में डूब जाएंगे और परिस्थिति असंतुलन पैदा होगा, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होगा पेड़ पौधों के डूबने से, उनके नष्ट होने से। तो ये नर्मदा बचाओ के आंदोलन के समर्थक जो है वो कहने लगे, तो विकास की कीमत तो हमें चुकानी पड़ी। जहां पर भी विकास होगा, बांध बनेगा, कुछ ना कुछ लोग तो वहां पर उजड़ेंगे, कुछ ना कुछ जमीन तो वहां पर जो है पानी में डूबेगी, कुछ ना कुछ पेड़ पौधे तो वहां पर डूबेंगे, खराब होंगे। तो इसलिए विकास की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। विकास की जो कीमत है वो एक बच्चे को देख रहे हैं। बच्चा ये प्लास्टिक के जो कचरा है उसके ऊपर वेस्ट जो है पड़ा हुआ है, एक ढेर है, उसके ऊपर खड़ा हुआ है। और ये प्लास्टिक पुराने जमाने में नहीं होता था, ये विज्ञान की देन है, ये विकास की देन है। और विकास ने प्लास्टिक दिया, और प्लास्टिक ने बड़े बड़े ढेर बना दिए, जमीन को बंजर बना दिया, और ये किसी भी तरीके से ना जलती है ना गलती है, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ये आप देख रहे हैं अपने आसपास भी, आप प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक के ढेर देखते होंगे, नालियों के अंदर, शिविरों के अंदर, हर जगह पर जो है प्लास्टिक देखने को मिलती है। तो ये जो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, और प्लास्टिक देन किसकी है? विकास की देन है, विज्ञान की देन है। तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। विकास की कीमत हम चुका रहे हैं, विकास की कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। आप देख रहे हैं समुद्र के आसपास बहुत बार सुनामी आती है, भूमंडल ताप में लगातार वृद्धि हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, और बर्फ पिघल रहा है, क्योंकि तापमान, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ के जो ग्लेशियर हैं वो ज्यादा पिघल रहे हैं, ज्यादा तेज गति से। और बर्फ के अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो उनका पानी नदियों के माध्यम से होता हुआ समुद्र में चला जाएगा, उससे नदियों को भी नुकसान होगा, नदियों में ज्यादा पानी आएगा, और समुद्र को भी नुकसान हो रहा है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो लगातार ऊपर उठ रहा है, वो ज्यादा
ज्यादा पानी समुद्र में इकट्ठा हो रहा है और उसके कारण जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है उसके अंदर बाढ़ भी ज्यादा आती है और तटीय क्षेत्रों के डूबने का भी खतरा है। और एक खतरा यह भी है कि ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं तो उससे जो शुद्ध पानी है, जो अच्छा पानी है, वो लगातार बह करके नीचे जा रहा है और वो समुद्र में पानी जाकर के खराब हो रहा है। और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि ग्लेशियर ना रहेंगे तो फिर ये नदियां भी नहीं रहेंगी। नदियों के अंदर पानी कहां से आएगा जब पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर नहीं होंगे? तो पानी नहीं आएगा तो कैसे खेतीबाड़ी होगी, कैसे पीने के पानी की आवश्यकताएं पूरी होंगी? और अकेला पानी फिर जमीन के नीचे का जो पानी है, जल स्तर है, केवल वही हमारे लिए उपलब्ध होगा। और जो भूमिगत जल है वो कितने लंबे टाइम तक हम उसका उपभोग कर सकते हैं? बहुत कम जल है वो, और उसको वो बड़ी जल्दी वो भी खत्म हो जाएगा। अभी भी हम बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन से पानी निकाल रहे हैं और उससे भूमिगत जल स्तर जो है लगातार नीचे जा रहा है, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और नदियां बंद हो गई, ग्लेशियर पिघल गए तो उसके बाद क्या होगा इसको आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद जो है पानी की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, पीने के लिए पानी कैसे उपलब्ध होगा हमारे लिए? तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है। और ये किसके कारण? ये विकास के कारण। विकास की चुनौती हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। ये विकास की कीमत चुका रहे हैं हम। तो अभी विकास का मूल्यांकन करते हैं प्यारे बच्चों, इस विकास से क्या फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। वास्तव में प्यारे बच्चों गरीबी तो घटी है। पहले बहुत ज्यादा गरीबी होती थी। अपने पिताजी से, अपने दादाजी से बात करके देखिए कि पहले जमाने में हम किस तरह से रहते थे, किस तरह से हमारे घर होते थे, किस तरह की हमारी जरूरतें होती थी, कितनी गरीबी होती थी। खाद्यान्न के लिए भी बहुत भारी संकट हुआ करता था। गरीबी बहुत ज्यादा थी, पैसे नहीं थे, वस्तु से वस्तु का जो है बदला जाता था, मुद्रा नाम मात्र की प्रयोग होती थी, पैसे नहीं थे। तो इसलिए बहुत ज्यादा गरीबी थी। ब्याह शादी के अंदर भी दूल्हा तैयार होता था। बहुत कम दूल्हे ऐसे होंगे जो अपने कपड़े खुद लेकर के आए होंगे और उनका यूज करते होंगे। अधिकतर दूल्हे जो है वो 4 5 6 घरों से कपड़े, किसी की धोती है, किसी का कुर्ता है, किसी से जूती ली है, किसी से कुछ लिया है, इस तरह से मांग करके दूल्हा तैयार होता था। उस जमाने के अंदर इतनी गरीबी होती थी। और आज अपने आसपास आप देख सकते हैं गरीबी लगभग 9 के बराबर है। बहुत कम गरीबी है। इतनी बड़ी जनसंख्या में केवल 6-7% के आसपास गरीबी है, तो वो बहुत कम है। तो इसलिए गरीबी घटी है। और ये किसके कारण हुआ है? ये विकास के कारण हो पाया है। खाद्यान्न की समस्या बहुत बड़ी हुआ करती थी। हम बाहर के, अमेरिका के आयातित गेहूं पर हम डिपेंड थे, उन पर आश्रित थे। अमेरिका से आयात करते थे गेहूं का, खाद्यान्न का, और उनसे अपनी भूख मिटाते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम इतना गेहूं पैदा करते हैं कि अपने देश की भूख मिटाने के साथ साथ में दूसरे देशों के अंदर निर्यात करने की स्थिति में है भारत। तो इसलिए खाद्यान्न की समस्या विकास के कारण समाप्त हो चुकी है। बहुत विकास किया है, चाहे खेती के अंदर तकनीकों का विकास है, चाहे नए बीजों का बनाया जाना है। इतने सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियां एग्रीकल्चर से लेकर के हैं जो लगातार रिसर्च कर रही हैं, अनुसंधान कर रही हैं और नए नए खाद, बीज, दवाइयों को जो है उपलब्ध करवा रही हैं और तकनीकें दे रही हैं, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या हमारी समाप्त हो चुकी है। हमारे देश के अंदर कुछ भी उद्योग नहीं थे, कुछ भी उत्पादन नहीं होता था। सारी चीजें, छोटी से लेकर के बड़ी तक सारी चीजें हम विदेशों से मंगवाते थे, आयात करते थे। आज हमारे देश के अंदर छोटी से लेकर के बड़ी चीजों तक बहुत चीजों का उत्पादन होता है। बहुत सारे उद्योग हमने स्थापित किए हैं। लगभग भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो चुका है। और ये आत्मनिर्भरता कहां से आई? ये विकास से आई है। प्यारे बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की की है, पहले बात कर चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी भी और प्राइवेट भी, सार्वजनिक भी, सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बहुत बढ़ी है। अभी पुनरावृत्ति के लिए कुछ प्रश्न करते हैं प्यारे बच्चों। विकास शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? विकास शब्द का व्यापक अर्थ है आर्थिक विकास करना, राष्ट्रीय राज्य के रूप में देश बने, देश की पहचान बने, ऐसा राज्य बने, राजनीतिक एकता और अखंडता हो, औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो, राजनीतिक आधुनिकीकरण हो जिसके अंदर भ्रष्टाचार और अन्य तरह की अव्यवस्थाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक व्यवस्था में जनसाधारण की सहभागिता बढ़े, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विकास हो, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो,
प्रगति हो, गतिशीलता हो, शक्ति संपन्नता हो, वैज्ञानिक तकनीकी का विकास हो, प्रगति हो, बहुमुखी सामाजिक परिवर्तन हो और राजनीतिक स्थायित्व को हम कह सकते हैं कि ये विकास है सही मायने में। प्यारे बच्चों, गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न नोट कीजिए। विकास, प्रश्न नंबर 1 है विकास का अर्थ, विकास की परिभाषा और मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 2 है विकास की चुनौतियां, उपलब्धियां और समस्याओं का वर्णन करें। इन प्रश्नों को कॉपी पर लिख करके अपने प्राध्यापक से कॉपी चेक करवाइए। प्यारे बच्चों, आपने बहुत ध्यान से इसको सुना। इस व्याख्यान के अंदर हमने विकास के जो परंपरागत मॉडल हैं, विकास की जो चुनौतियां हैं, विकास की जो उपलब्धियां हैं, विकास का जो अर्थ है, विकास के जो परिभाषाएं हैं, उन सब के बारे में चर्चा की और आपने बहुत ध्यान से सुना है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास का जो अन्य हिस्सा रहता है वो हम भाग 2 के अंदर अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।